हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 4 जिसका नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु के विषय में। यह बड़ा ही मजेदार और रोचक पाठ है क्योंकि इसमें हम धातु और अधातु को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत करते हैं और साथ ही हम सीखते हैं कि किस प्रकार से धातु एवं अधातु मिलकर के हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं। उनका बड़ा ही व्यापक उपयोग है और इस संबंध में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो तैयार हैं आप सीखने के लिए। धातु और अधातु बहुत सारे क्रियाकलापों की सहायता से हमारा ये पाठ आज हम सीखते हैं। तो सीखने के प्रतिफल हमारे क्या होंगे जो इस पाठ के अंत तक हमें पता चल जाएंगे। वह है अवलोकन द्वारा धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को जानकर आप उनकी चर्चा कर सकते हैं और क्रियाकलापों द्वारा आप निष्कर्ष स्थापित कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ धातु है या अधातु है और वह किस गुण के आधार पर आप करते हैं, यह भी आपको पता चल जाएगा। बच्चों, धातु और अधातु को अलग अलग वर्गीकृत करने के लिए यानी उनको छांटने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक गुण। और भौतिक गुण में सबसे पहला जो गुण देखेंगे वो ये है कि पदार्थ दिखने में कैसे हैं, धातु कैसे होते हैं दिखने में और अधातु कैसे होते हैं। इसके लिए यहाँ मेरे पास कुछ पदार्थ हैं, उनको हम देखते हैं कि उनमें क्या फर्क है, दिखने में वो अलग अलग कैसे हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ पदार्थ हैं। ये सबसे पहले जो पदार्थ है ये कॉपर वायर है। इस वायर को आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी चमकदार है। इसकी चमक जो है बच्चों, यही इसको धातु का पहला भौतिक गुण जो है वो आपको दर्शाती है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम रिबन है, इसमें भी आपको चमक अलग से नजर आ रही है। और यहाँ जो है वो लोहे की बनी हुई जाली है और इस जाली की भी चमक आपको नजर आ रही है। अगर मैं आपको इनके साथ में दूसरे कुछ पदार्थ दिखाऊं तो ये मेरे पास कोयला है और कोयले को आप मैग्नीशियम रिबन के साथ और लोहे की जाली के साथ रख के देखेंगे तो आपको यहाँ पर चमक नजर नहीं आएगी। दूसरा जो पदार्थ है वो ये है पेंसिल का सिक्का। पेंसिल का सिक्का भी बच्चों इतना चमकदार नहीं है जितना मैग्नीशियम या ये कॉपर वायर चमक रही है। साथ ही मेरे पास यहाँ पाउडर है जो सल्फर पाउडर है और सल्फर एक, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें चमक का कितना फर्क है। यहाँ इसके सल्फर के पास कोई चमक नहीं है। तो पहला जो भौतिक गुण जिसके आधार पर हमने धातु अधातु को वर्गीकृत किया वो है चमक का, यानी जो धातु होते हैं उनका जो भौतिक गुण है वो दिखने में चमकीले होते हैं जबकि अधातु दिखने में चमकीले नहीं होते। आघातवर्धनीयता धातु का वह गुण होता है जिनमें हम पीट करके शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम की पन्नी जिसमें आप खाना लपेटते हैं वह भी अवश्य देखी होगी और मिठाइयों के ऊपर सजा चांदी का वर्क वह भी धातु के आघातवर्धनीयता गुण के कारण ही संभव। इसको जो धातु और अधातु को अलग अलग छांटने के लिए जो गुण हम देखते हैं वो होता है आघातवर्धनीयता का, यानी आघात करने पर धातु अधातु किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं वह हम देखेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ पदार्थ हैं और इन पदार्थों पर हम इस हथौड़े से जो है अपनी क्रियाकलाप करके देखते हैं कि धातु पे क्या प्रभाव होता है और अधातु पे क्या प्रभाव होता है। जैसे मेरे पास ये लोहे यानी धातु से बनी हुई एक कील है और इसके ऊपर हम इस हथौड़े से अगर प्रहार करते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, ये टूट नहीं रहा। जबकि यहाँ पर जो कोयला है इस पर अगर हम प्रहार करें तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हल्के से प्रभाव से ही टूट जाता है। इसी प्रकार से बच्चों जब हम इस पर हथौड़े से प्रहार किया तो इस प्रहार की वजह से जो लोहा था वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है और इस प्रकार के हमें जो है वो आकार में प्राप्त हो जाता है। जबकि इसके बाद यहाँ जो पेंसिल का सिक्का है, यदि हम इस पेंसिल के सिक्के पर आघात करते हैं तो क्या यह चपटा होगा? नहीं, ये चपटा नहीं हो रहा है और ये क्या होगा, ये या तो टूट जाएगा और इस प्रकार से इसका चूरा बन जाएगा। तो ये हम अगला जो गुण है जिसके आधार पर हमने धातु और अधातु को वर्गीकृत किया वह था आघातवर्धनीयता का। जो अगला गुण है वह है तन्यता वाला गुण।
तन्यता माने बच्चों ऐसा गुण जिसमें हम किसी भी पदार्थ को खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, वह गुण तन्यता कहलाता है। और यह गुण धातुओं का विशेष भौतिक गुण है। और इस गुण के आधार पर हमें ऐसे धातु के पदार्थ मिले हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहे के तार या तांबे के तार। और इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? अपने खिड़की दरवाजों में लोहे की जो जालियां लगाते हैं वहां पर, कूलर की जालियां बनाते हैं। और ऐसे ही तांबे के तार जो है वो बिजली उपकरणों में और बिजली को स्थानांतरित करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह किसके वजह से संभव है? तन्यता के गुण के कारण। बच्चों, आपने एल्यूमिनियम या तांबे के तार अवश्य देखे होंगे। क्या आपने कभी कोयले का तार देखा है? नहीं ना। वो इसीलिए क्योंकि धातु का ये गुण होता है कि उनको हम खींचकर इस प्रकार के लंबे तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि अधातु जैसे कोयला है या ये सल्फर है या पेंसिल का लेड है, इनको हम खींचकर इस प्रकार धातु के जैसे लंबे तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते। और यही गुण जिसमें हम धातु को खींच करके लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं, यह धातु का तन्यता वाला गुण कहलाता है। यानी वह गुण जिसके आधार पर आप किसी पदार्थ को खींचकर लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं। और इसके उपयोग हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे हमारे दरवाजे या खिड़की की जो जालियां होती हैं वो इन्हीं तारों की वजह से बनती हैं। साथ ही बिजली के कितने ही उपकरण हैं जिनमें तारों का इस्तेमाल किया जाता है, और वह तार किससे बनाए जाते हैं? धातु के इस्तेमाल से। और धातु का कौन सा गुण? तन्यता वाला गुण। और अगला जो भौतिक गुण आता है वह है वैद्युत चालकता, यानी वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ अपने अंदर से विद्युत का चालन होने दे, उसको हम विद्युत चालकता कहते हैं। और यह भी धातुओं का एक विशेष भौतिक गुण है कि यह जो पदार्थ होते हैं या वस्तुएं होती हैं वह अपने अंदर से विद्युत को चालन करने देते हैं। और विद्युत चालन करने वाले पदार्थों को हम सुचालक कहते हैं। और ऐसा ना करने वाले यानी जो पदार्थ या वस्तुएं अपने अंदर से विद्युत का चालन नहीं करने देते, उनको हम कुचालक कहते हैं। और ऐसे क्या है? धातु विद्युत के सुचालक हुए। क्यों? क्योंकि वह अपने अंदर से विद्युत का चालन होने देते हैं। और अधातु क्या हुए? कुचालक। कुचालक क्यों हुए? क्योंकि वे अपने अंदर से विद्युत का चालन नहीं होने देते। इस आधार पर हम धातु और अधातु को विद्युत के चालक और कुचालक बता सकते हैं। और इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी करेंगे। बच्चों, कक्षा 6ठी में आपको याद होगा कि हमने विद्युत परिपथ बनाया था, जिससे हम जान सके कि किसी वस्तु में विद्युत जो प्रवाह है वह होता है या नहीं। आज उसी विद्युत परिपथ का इस्तेमाल हम करेंगे धातु और अधातु में विद्युत चालन के गुण को परखने के लिए। तो यहाँ मेरे पास एक विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसमें हमने क्या लिया है? बैटरी है, ये हमने स्विच लगाया है, और यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है, एलईडी है। अगर ये बल्ब जलता है तो जो पदार्थ होगा वह कैसा है? वह विद्युत का चालक है। और अगर नहीं जलेगा तो वह विद्युत का चालन नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम जो है टेस्ट करते हैं कि क्या यह विद्युत का चालन करता है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको छुएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये बल्ब जो है जला है, और ये क्या हुआ? विद्युत का चालक हुआ। अब यहाँ मेरे पास एक लोहे की कील है, इसका भी हम टेस्ट करते हैं कि यह क्या है? विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है या नहीं। तो ये देखिए, तो यानी लोहा भी जो है वो विद्युत का चालन कर सकता है। अब मेरे पास ये एक अंगूठी है जो सोने की बनी हुई है, इसका टेस्ट करते हैं कि क्या सोना विद्युत का चालक है या नहीं है। देखिए, तो ये इसने भी जो है विद्युत का चालन किया है, यानी धातु जितने भी हैं वो विद्युत का चालन कर रहे हैं। यही परीक्षण अब हम करते हैं अधातु के साथ। यहाँ हमारे पास अधातु के रूप में कोयला है, और इसको हम जो है इस स्विच के साथ अपने परिपथ को पूरा करते हैं, और हमारा बल्ब नहीं जला, यानी अधातु जो है वो विद्युत का चालन नहीं करती। परंतु बच्चों, एक अधातु ऐसा भी है जो इस गुण से अलग कार्य करता है, यानी विद्युत का चालन करता है। और वह क्या है? वह है ग्रेफाइट। यहाँ मेरे पास एक पेंसिल है जिसका मैंने सिक्का बड़ा निकाल रखा है, और ये जो पेंसिल का सिक्का है यह बना हुआ है ग्रेफाइट से। तो देखते हैं कि यह विद्युत का चालन करता है या नहीं है। देखिए,
तो ये एक जो है अलग जो है जो ए धातु है उसका गुण है कि उसमें एक ऐसा जो ए धातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का चालन करता है। तो ये हमारा ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें हमने क्या देखा कि धातु और ए धातु कौन सा है जो विद्युत का चालन कर पाते हैं, परंतु एक ए धातु हमने ऐसा भी देखा जो ए धातु के जो उनका गुण है, भौतिक गुण जिसमें वो विद्युत का चालन नहीं करते, उससे अलग जाकर के व्यवहार करता है और ग्रेफाइट ने विद्युत का चालन किया। तो यह था अपना क्रियाकलाप। तो बच्चों अब है हमारे पास अगला भौतिक गुण, वह है ध्वनिक। ध्वनिक माने ऐसी ध्वनि का उत्पन्न करना, जब कोई वस्तु कठोर सतह से टकराती है तो एक निनाद की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है, और जो वस्तुएं ऐसा कर पाती हैं उनको हम ध्वनिक वस्तुएं कहते हैं, और जो नहीं कर पाती वो अध्वनिक। और बच्चों जो भी वस्तुएं हमारी धातु से बनी हुई हैं, ये क्या करती हैं, जब कठोर सतह से टकराती हैं तो ये वही ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिसे हम निनाद ध्वनि कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ आप देखते हैं, आपके स्कूल की घंटी जब वो टन 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 करके बजती है तो वो ध्वनिक उत्पन्न करती है, और ध्वनिक उत्पन्न करने के कारण हमारी जो है जो घंटी है वो किससे बनी हुई है, धातु से बनी हुई है, और अधातु के द्वारा ऐसी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं की जाती, इसीलिए ये अध्वनिक है। इसीलिए तो आपकी जो स्कूल की घंटी है वो हम रबड़ की, प्लास्टिक की या कोयले की या सल्फर की नहीं बना सकती, क्योंकि ये वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं कर। अब हम देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण, यानी धातु और अधातु में कौन से ऐसे रासायनिक गुण हैं जिनके आधार पर हम उनको अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये अंतर कर सकते हैं कि जो हमारे पास वस्तु है या पदार्थ है वह धातु से बना है या अधातु से। तो अब हम सीखते हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में। और पहला जो रासायनिक गुण है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो यहाँ मेरे पास पहली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें है जंग और जल का विलयन, दूसरी में है मैग्नीशियम की जलाने के बाद जो राख प्राप्त होती है उसका जल के साथ विलयन, और यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का विलयन। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमें सल्फर अधातु से प्राप्त हुई है, और ये जो है वो हमें धातु से प्राप्त हुई। तो इनका हम लिटमस टेस्ट के द्वारा जांच करते हैं कि इनकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम नीला जो लिटमस पत्र है उसके द्वारा इनकी प्रकृति की जांच करेंगे। ये हमने जंग वाले उसमें नीला डुबोया और इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। फिर हमने मैग्नीशियम वाले में जो है वो नीला रिबन, तो ये दूसरे वाले में हमने नीला लिटमस पत्र जो है वो डुबोया और इस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। ये हो गए हमारे दो धातु के नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण। अब यह नीला लिटमस पत्र हम सल्फर डाइऑक्साइड में डुबोते हैं और इस पर इसका प्रभाव देखते हैं, और यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ आप जो तीसरा हमने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नीला लिटमस पत्र डुबोया था उसमें आप देख सकते हैं कि उस नीले का रंग लाल हो गया है। अब हम करेंगे लाल लिटमस पत्र के साथ, और यहाँ हम तीनों लिटमस पत्र में अंतर देख सकते हैं। और अब हम करेंगे लाल लिटमस पत्र का परीक्षण, किस प्रकार से इन विलयन का प्रभाव लाल लिटमस पत्र पर होता है। ये हमने सबसे पहले जो डुबोया वो विलयन था जल का और जंग का, तो ये लाल जो लिटमस पत्र था वह नीला हो गया। अब हम इसको दूसरे विलयन में डाल करके देखते हैं जो कि मैग्नीशियम रिबन की राख से बना हुआ विलयन था। इस पर इसका क्या प्रभाव है यह हम देखते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र जो है वो हमें नीला नजर आ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं अधातु सल्फर के विलयन का क्या प्रभाव रहता है लाल लिटमस पत्र पर, और यहाँ हम अगर साथ में रखकर देखें तो ये दोनों थे धातु वाले, उनका रंग नीला हो गया जबकि इस पर कोई प्रभाव नहीं रहा। यानी हम कह सकते हैं जो धातु के यानी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। फिर बच्चों अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में हमने सीखा। जब सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अभिक्रिया क्या होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस जल
ये हमें क्या बना करके दे देगा? सल्फ्यूरस अम्ल। और सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तत्पश्चात बच्चों, अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु किस प्रकार से है, यहाँ आप एक इस प्रकार से सारणी बना सकते हैं जिसमें आप क्रम संख्या सबसे पहले नंबर पर लिखें, फिर आप लिखें क्षार का नाम और फिर धातु यानी उस क्षार के अंदर कौन सी धातु है, और फिर अम्ल का नाम और अम्ल के अंदर कौन सी अधातु है। यह हम करके इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में कि यहाँ पर जो नाम आया है, मान लिया क्षार का नाम आया तो उसमें कौन सी धातु है। जैसे पहले नंबर पर हमने लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें धातु कौन सी हुई? कैल्शियम। ऐसे ही हम नंबर 2 पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है और इसमें अगर हमें धातु पहचाननी हो तो कौन सी धातु हुई? शाबाश, मैग्नीशियम। तीसरे नंबर पर क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड में धातु का नाम आप छांटिए, कॉपर। वेरी गुड बच्चों। और चौथे नंबर पर जो है हमारे पास वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें भी अगर आपको नाम छांटना हो धातु का तो क्या बताएंगे आप? सोडियम। बिल्कुल सही, यह है सोडियम। यानी धातु का नाम जो है वो पहले आता है और उसके बाद उसके क्षार का नाम जिसके साथ उसने अभिक्रिया की ये है। तो एक आसान सी पहचान है आपके लिए। तत्पश्चात अगर हम अम्ल का नाम देखें तो यहाँ पर क्या नाम है? सबसे पहले वह है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसमें आपको अधातु छांटनी है कि इस नाम में अगर आप देखें और आपसे पूछा जाए कि अधातु कौन सी है तो आप क्या बताएंगे बच्चों? सल्फर। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब बेटा। अब हम नंबर 2 पर देखते हैं। यह हमारे पास दूसरा अम्ल है और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल और इसके अंदर कौन सी धातु है? नाइट्रोजन। शाबाश। तीसरे नंबर पर जो अम्ल है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हम अपने लैब में भी इस्तेमाल करते हैं जब आप साइंस रूम में जाते हो। और इसके अंदर अगर आपको अधातु बतानी हो तो कौन सी अधातु है? क्लोरीन। शाबाश, आप बहुत जल्दी जल्दी सीखते हो बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धातु और अधातु जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। और बच्चों, आपको पता है कि सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया यानी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए यह मिट्टी के तेल में हम इसको संचित करके रखते हैं। ये आपको पता है ना, ये प्रश्न भी आता है कि क्यों सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसका कारण यही है कि यह अत्यंत अभिक्रियाशील है और अत्यंत तीव्र अभिक्रिया होने के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इसको बचाने के लिए या किसी दुर्घटना से बचने के लिए हम इसको मिट्टी के तेल में संचित करके रखते हैं। तत्पश्चात हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि लोहा है। लोहा बच्चों हम बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में इस्तेमाल होता है। आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ आप देखते हैं जो लोहे से बने होते हैं और लोहा क्या है? जल और ऑक्सीजन वायु के साथ अभिक्रिया करके जो है एक नया पदार्थ बना देता है जिसको हम जंग बोलते हैं और इस जंग के कारण हमारा जो लोहे का पदार्थ है वह खराब भी हो जाता है। और यहाँ आप चित्र में एक बेल देख रहे हैं जो लोहे से बनी है और इस पर किस प्रकार से जल के साथ और वायु के साथ मिलने से अभिक्रिया हुई और उसमें जंग जो है वो बन गया। और इसके लिए भी हमने जो है एक्टिविटी करके देखी है कि इसकी प्रकृति क्या थी, वो आप पहले देख चुके हैं। तो ये हमारा कारण है कि धातु जो है वो जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैसी गति से होती है? बहुत ही तीव्र गति से ये अभिक्रिया होती है। और आयरन और जल यानी लोहा जल के साथ क्या करता है? ये बच्चों एक धीमी अभिक्रिया होती है कि जब बहुत दिनों तक या कई महीनों तक जब लोहे का पदार्थ बाहर रहता है तो जल के साथ अभिक्रिया करता है और जंग बना देता है। अब हम सीखते हैं अधातु जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। बच्चों, वैसे तो सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं और इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। ये आप याद रखें, हम यहाँ फास्फोरस की बात कर रहे हैं। सामान्य तौर पे अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन फास्फोरस जो है वो बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है वायु के साथ
और इसीलिए वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। और यहाँ आपको एक और प्रश्न मिल जाता है कि सल्फर नहीं बच्चों, फास्फोरस को क्यों जल में रखा जाता है, यह हमारा प्रश्न है। और फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। तत्पश्चात अम्लों से अभिक्रिया, यानी जो हमारे धातु और अधातु हैं वह किस प्रकार अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। बच्चों, धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। और जब आप ये टेस्ट हम करके देखते हैं और जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, उस क्रियाकलाप में आप अगर परख नली के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे तो वह कुछ पॉप पट पट की ध्वनि करते हुए वह माचिस की तिल्ली जलेगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करेंगे और वो पट पट की ध्वनि से जलने वाली जो माचिस की तिल्ली है वो क्या साबित करती है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। फिर है अधातु। बच्चों, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यह हमने सीखा जो पॉप ध्वनि के साथ उसकी माचिस की तिल्ली जली थी। अब आप यहाँ एक सारणी देख सकते हैं बच्चों, और ये सारणी बनाने से हमारे पास क्या है कि एक निचोड़ आ जाता है कि धातु और अधातु किस प्रकार से अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। कौन से धातु या धातु सिर्फ सामान्य तापमान पर ही अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं और कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनको हमें गर्म करना पड़ता है तब जाकर के वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपको यहाँ सारणी में सबसे पहले जो बना है वो है परख नली का चिन्ह, यानी जो आप टेस्ट करेंगे उसमें अपनी परख नली पर चिन्ह लिख लेंगे कि आपको याद रहे किसमें आपने क्या डाला है। और फिर धातु या अधातु का नाम लिखें। फिर देखें कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसकी अभिक्रिया कैसी है, सामान्य ताप पर और या गर्म करने पर वह अभिक्रिया करता है। और दूसरा अम्ल जो हमने यहाँ लिया है वह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से वो धातु या अधातु सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर पाता है या उसको गर्म करना पड़ता है। सबसे पहले जो हमने धातु लिया वह है मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन जो है वो सामान्य ताप पर ही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। दूसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम की पन्नी, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को पैक करने के लिए, और एल्यूमिनियम की पन्नी भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकती है। तीसरा है आयरन छीलन, यानी जो आयरन डस्ट होता है, रस्ट, उसको हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों ये अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सामान्य तापमान पर यह अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन उसको गर्म करते हैं तो यह अभिक्रिया हो जाती है। और चौथे नंबर पर है कॉपर। बच्चों जो कॉपर है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। और उससे बाद जो हमारे पास है वह है अधातु, यानी लकड़ी का कोयला हमने लिया, और इसने जो है ना तो किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और ना ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया की। इसी प्रकार से सल्फर ने भी दोनों ही अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की। फिर हमारे पास आती है क्षारों से अभिक्रिया। जैसे अम्ल से की इसी प्रकार से अक्षारों से भी जो है वो अभिक्रिया करते हैं और धातु क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और अधातु जो है उनकी क्षारों के साथ अभिक्रिया बहुत जटिल है, जो हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम अगली जो अभिक्रिया करने वाले हैं वह है विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों यहाँ आप जो है चित्र देख सकते हैं जिसमें हमारे पास 5 बीकर हैं और उनके ऊपर हमने ABCDE करके चिन्ह लगा रखे हैं, और प्रत्येक बीकर में हमने 50 ml जो है वो जल मिला रखा है, और प्रत्येक जो आप देखें इसमें अलग अलग चम्मच के हमने एक एक घोल डाले। जैसे सबसे पहले में हमने डाला हुआ है कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा, दूसरे में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील है, और तीसरे में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन है, और चौथा जो बीकर है उसमें आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन, और 5वां जो बीकर है उसमें जिंक सल्फेट और लोहे की कील हमने डाली हुई है। हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये विस्थापन अभिक्रियाएं हो पाती हैं या नहीं हो पाती। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न बीकरों में कुछ परिवर्तन हो चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं वह बीकर जिसपे A लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर क्या है, जो ए बीकर था उसमें हमने डाला था कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा, और यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो गई और ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं जिंक सल्फेट, और जो नीचे आप इकट्ठा नजर आ रहा है यह कॉपर था जो नीचे आकर के पेंदे पर जमा हो जाता है। और यह अभिक्रिया पूर्ण लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी बच्चों, कॉपर सल्फेट जमा जिंक बराबर क्या मिल जाएगा हमें, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और इसी प्रकार जो है बीकर बी में भी अभिक्रिया होती है, और इसमें भी हमें क्या है, ऊपर जो मिलता है वो क्या है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और नीचे जो पेंदे में जमा हो गया वो कॉपर, यानी लोहे ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया और उसका स्थान स्वयं ले लिया। अब बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था, परंतु यहाँ पर हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। इसी प्रकार बीकर डी में भी आयरन का विस्थापन नहीं हो पाया। क्योंकि परिवर्तन नहीं हो पाया तो इसका कारण है कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए जो सी है, और इसी प्रकार डी और ई में भी विस्थापन नहीं हो पाया। बच्चों याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित होकर निश्चित नियमों का पालन करता है। और यह नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? है ना, यहाँ जो हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी उस आधार पर आप ये कार्य अवश्य करके देखें। अब बच्चों हम सीखते हैं कि धातु और अधातु के क्या उपयोग हैं। और ये आपको पता ही है कि धातु और अधातु का दैनिक जीवन में बहुत ही व्यापक उपयोग हमारे आसपास हमें नजर आता है। और यहाँ हम कुछ जो है आपको उदाहरण बता देते हैं कि यहाँ पर हमने धातु का उपयोग किया है। जैसे धातु का उपयोग आप मशीनें बनाने में करते हैं, मोटर गाड़ियाँ जो है वो धातु से बनाई जाती हैं। इसी प्रकार वायुयान में भी धातु का उपयोग होता है। रेलगाड़ियाँ बनाने में सबने देखे ना, रेलगाड़ी छुक छुक करके आती है, वह लोहे से बनी है। तो यहाँ पर भी रेलगाड़ियों को बनाने में धातु का उपयोग होता है। फिर उपग्रह बनाने में भी जो है धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तत्पश्चात औद्योगिक साजो सामान में भी जो है धातु का उपयोग होता है। खाना बनाने के पात्र, कितने ही पात्र आप अपने रसोई घर में देखिए जो धातु के बने हुए हैं। और उसके बाद जल बॉयलर यानी पानी को उबालने की जो टंकियाँ होती हैं वह भी धातु से बनती हैं। तो है ना धातु बड़े काम की। फिर है अधातु के उपयोग, और अधातु भी बच्चों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके कुछ रोचक उपयोग मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन, शाबाश। दूसरा अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। फिर अधातु ऐसी भी हैं जिसका उपयोग हम जल शुद्धिकरण प्रक्रम में करते हैं, जैसे क्लोरीन। और अधातु एक उपयोग क्या है कि इसका बैंगनी रंग का जो विलयन होता है वो एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, और ये तो आपने कई बार इस्तेमाल करके भी देखा हुआ होगा। फिर है अधातु का उपयोग पटाखों में, जो हम दिवाली पर या किसी भी खुशी या समारोह में इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो पट-पट की ध्वनि करके जो बजते हैं वह होते हैं पटाखे, और उनमें इस्तेमाल होती है अधातु। तो ये हमारे कुछ उपयोग हैं अधातु के जो बड़े मज़ेदार हैं। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। बच्चों सबसे पहले हमने जो सीखा वह क्या था कि धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती। दूसरा जो हमने सीखा वह है सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, जबकि अधातु में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता। और तीसरा है कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु क्या होते हैं? कुचालक, शाबाश। और दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी दोनों की प्रकृति अलग अलग हो गई। उसके पश्चात बच्चों हमने सीखा कि कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। तत्पश्चात धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। फिर कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। और अंत में हमने क्या सीखा कि धातु और अधातु का हमारे दैनिक जीवन में कितना व्यापक रूप से उपयोग होता है, जिनके सहारे हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ मैं आपको एक ऐसा क्रियाकलाप दे रही हूँ जो बड़ा मज़ेदार है और बातचीत के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं, यानी स्वयं करके देखें। आप अपने माता पिता या पड़ोसियों से चर्चा करिए कि आभूषण निर्माण में गोल्ड को यानी सोने को ही वरीयता क्यों दी जाती है। इसमें आप चर्चा करें, और क्योंकि सोना एक धातु है तो आप ये गुण, इसके क्या गुण है, क्या खासियत है, वो अपने माता पिता से अवश्य चर्चा करें। अब बच्चों बारी आती है कि हम अपने पाठ को एक बार पुनः दोहरा लें, और दोहराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ जिनके उत्तर मैंने आपको अभी पढ़ाते समय सिखाए हैं, तो आप उनके आधार पर इनके उत्तर देने की कोशिश अवश्य करिए। पहला प्रश्न है, धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। उनके क्या क्या अंतर हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं या सारणी बना सकते हैं। धातु और अधातु दोनों, उनकी हेडिंग लिखिए और 1 2 3 4 करके उनके भौतिक गुणों के अंतर आप आमने सामने लिख सकते हैं। फिर है, फॉस्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है, यह भी बताया मैंने आपको। तत्पश्चात अपने दैनिक जीवन से धातुओं के 5 उपयोग लिखिए। जो भी आपको अपने आसपास धातु की वस्तु नजर आती है उसका क्या इस्तेमाल है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर है, अधातु हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यह किस प्रकार से उपयोगी है, क्या इसके कारण है, उस पर आप एक टिप्पणी कीजिए। तो यह था बच्चों अपना आज का पाठ, जो बड़ा ही मज़ेदार क्रियाकलापों से भरपूर रहा। आपने बड़े अच्छे से सीखा। धन्यवाद।